नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के लिए न्यू बैच 2026 कल स्टार्ट हुआ था और कल पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बताया था कि इस सीरीज में जो भी वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट दिन, है ना, उसी क्लास से संबंधित एमसीक्यूज को लेकर के है आप लोगों को क्यूज करवाऊंगा, जिससे एक बार आप तो क्लास में वीडियो देखोगे, दूसरी बार आप एमसीक्यू देखोगे यानी टेस्ट दोगे, और तीसरी बार जब आप पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो एक पूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। तो यही क्रम में आज पहली क्लास पर आधारित ये एमसीक्यू वाली वीडियो आप लोगों के लिए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए एसएससी रेलवे के लिए तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा पहला प्रश्न। क्रेब्स चक्र की घटना माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में संपन्न होती है? इन व्हिच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डज द क्रेब्स साइकिल अकर्स? तो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स। थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे भी और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो गया मैट्रिक्स। अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सभी प्रकार के सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ, है ना, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। यूकार्योटिक इस प्रकार से होता है, यूकेरियोटिक इस प्रकार के सेल में ही पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है भाई? तो सिंपल सा याद रखना, ये जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं जैसे स्तनधारी वगैरह, ये सब में यूकेरियोटिक सेल होता है, और जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वहां पे प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा? यूकेरियोटिक के अंदर पाया जाता है। यूकेरियोटिक के अंदर ही न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले ये दो चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर जो है क्रेब्स चक्र की घटना घटित होती है। ये क्रेब्स चक्र श्वसन के दौरान होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी मतलब ऊर्जा का कॉइन, है ना, ऊर्जा डायरेक्ट समझ सकते हैं, है ना। तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना है क्रेब्स चक्र के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके बाहरी झिल्ली, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, ऑक्सोसोम, ये जो ऑक्सोसोम होता है इसके बारे में भी कल बताया था। क्या बताया था भाई? है ना, ये भी एटीपी के संश्लेषण करने में योगदान देते हैं, एटीपी यानी ऊर्जा। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है ऑक्सीजन? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेंबर में पाया जाता है ना। इनर मेंबर के ऊपर एक लेयर पाया जाता है। इनर मेंबर को कहीं कहीं क्रिस्टी भी आप लिखे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए नहीं बता रहा था, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। पृथ्वी के स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत हिस्सा पर पर्वतों का विस्तार है? देखिए, पृथ्वी, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, है ना। तो वायुमंडल में जो घटक है वो तो अच्छे से याद होगा, 78% नाइट्रोजन है ना, 21% आपका ऑक्सीजन है, और तीसरे स्थान पे 0.93% आपका आर्गन था, और चौथे स्थान पे जो है 0.04%, है ना, ये आपका क्या था भाई? CO2। ठीक है भाई, तो ये है वायुमंडल के घटक। यहाँ पे स्थल मंडल की घटक में पूछ रहा है कि पर्वतों का विस्तार कितने पर है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 से 27% भाग पे जो है पर्वत पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा
भारत में, भारत के हिसाब से ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले भारत के पास पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाता है। तो भारत के पास पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% एरिया है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में भारत में पूछा जाता है कि भाई मैदानी भाग कितना है। तो 43 से 44% जो है भारत में मैदानी भाग है, ठीक है। इसके अलावा भारत में पूछा जाता है कि भाई पठारी क्षेत्र कितना है। तो 27 से 28% पठारी क्षेत्र है ना, प्लेटियो वाला पार्ट है पठारी भाग, ठीक है। ये रहा आपके मैदानी भाग, और ये रहा पूरे दुनिया के हिसाब से इंडिया का क्षेत्रफल 2.4% एरिया, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में पर्वत पहाड़ियां कितने भाग पे जो है फैले हैं। तो 29 से 30% कहेंगे, है ना। 29 से, तो ये क्या हो जा रहा है पेन में, 29 से 30% जो है आपके पहाड़ियां हैं, छोटे बड़े मिला के इंडिया के जो मतलब स्ट्रक्चर है उसमें ये सब स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज वाली क्वेश्चन से और आपसे पूछे जाते हैं मिट्टी का परसेंटेज क्या है इंडिया में। तो देखिए जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली इंडिया में मिट्टी है ये है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अलुअल सेल, है ना। ये आपके 43 से 44% भाग पे पाया जाता है जलोढ़, यहां पे लिख देता हूं। दूसरे स्थान पे आपका रेड सोइल पाया जाता है, ये 17 से 19% के बीच में हो सकता है रेड सोइल, है ना, लाल मिट्टी। और तीसरे स्थान पे आपके ब्लैक सोइल पाए जाते हैं, है ना, जो 15% से ज्यादा और 17% से कम है, ठीक है। ये है आपके ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल जो है कॉटन की खेती के लिए अच्छा होता है, कपास की खेती के लिए अच्छा होता है। जो दक्कन प्लेट्यू है उसके आसपास आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसके आसपास कपास की खेती नासिक महाराष्ट्र वगैरह में अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, वांगला महोत्सव मेघालय में किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए मेघालय में वैसे तो बहुत समुदाय निवास करते हैं, लेकिन 3 मुख्य समुदाय निवास करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है भाई। तो इसमें से जो आपका गारो समुदाय के लोग हैं ये मेघालय में वांगला महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इसी वांगला महोत्सव को अपन और क्या कहेंगे, 100 ड्रम का त्योहार, 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है वांगला महोत्सव को, ठीक है मेरे भाई। ये ध्यान रखना, वांगला महोत्सव यानी 100 ड्रमों के त्योहार में किस देवता को धन्यवाद दिया जाता है। तो देवता सालजोंग को धन्यवाद दिया जाता है। देवता सालजोंग सूर्य के स्वरूप है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मेघालय में कुछ अन्य त्योहार की बात करेंगे, तो जैसे साद सूक, है ना, साद सूक, इस प्रकार से एक त्योहार का नाम है मेघालय में। ये साद सूक त्योहार जो है ये खासी समुदाय के लोग मेघालय में मनाते हैं, है ना। इसके अलावा मेघालय के अंदर आप आएंगे नोंग क्रेम, है ना, नोंग क्रेम फेस्टिवल होता है मेघालय में। ये कौन से समुदाय, तो ये भी आपके खासी, नहीं खासी समुदाय ही होगा ये भी आपके खासी समुदाय के लोग ही मनाते हैं नोंग क्रेम, है ना। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बेहदीन खलम, है ना, बेहदीन खलम, इस प्रकार के त्योहार का नाम है भाई, मैं क्या करूं। बेहदीन खलम त्योहार जो है ये मेघालय में जयंतिया समुदाय का फेवरेट त्योहार है। तो ये कुछ मेघालय का त्योहार के बारे में मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे आपका रंगनाथ मिश्रा साहब। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पिनाकी चंद्र घोष देख रहे हैं ये भारत के प्रथम लोकपाल थे, है ना, ये भारत के प्रथम लोकपाल थे। जस्टिस भी रामा सुब्रमण्यम ये वर्तमान में आपके मानवाधिकार जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना, वर्तमान में करेंट का है ये, है ना, ये करेंट में जो है होल्ड किए हुए हैं पोस्ट को। और ये है जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी, ये जो है वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है ना, विधि
आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन चारों बातों का जो है ऑप्शन का यहाँ पे मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, देखिए विस्तृत बात तो हम क्लास में किए हैं, वहां पे लिखित मौखिक दोनों मिलता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो केची क्वेश्चन है वही बताते चलूंगा, है ना, नहीं तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अधिनियम आया था, मानव संरक्षण अधिनियम 1993, इसी के तहत ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो स्थापना 1993 हो गया। इसमें जो सदस्य और अध्यक्ष का स्ट्रक्चर है 1+5 के रेशियो में है, यानी एक सदस्य रहेगा और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य भी होते हैं, जिनमें मैक्सिमम कौन होता है, तो संस्था होता है, जैसे आयोग वगैरह, बाल आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया। चलो, महिला आयोग की स्थापना भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1992 में, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है, महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुआ था पूछेगा, तो महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा हुआ था। लेकिन स्थापना हुआ था भैया कब, 1992 में। प्रथम अध्यक्षा कौन थी महिला आयोग में, श्रीमती जयंती पटनायक मैडम, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयंती पटनायक मैडम जो है महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष रही थी। और वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहटकर मैडम। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे चलेंगे। यहां से एक चीज और आप समझ सकते हैं, ये दिनेश माहेश्वरी जो वर्तमान में विधि आयोग में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में 23वें क्रमांक के विधि आयोग चल रहा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, MC सीतलवार, MC सीतलवार सर। MC सीतलवार ही भारत के प्रथम महान्यवादी भी रहे थे, प्रथम महान्यवादी भी रहे थे। महान्यवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके करते हैं, आप लोग बता सकते हो कि महान्यवादी की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट साहब किस आर्टिकल के अनुसार करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूं, मैं इतना बताता हूं तो आप भी तो कुछ बता दो यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट है हमारा भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में चौथी सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली घटक कौन सी है। अभी जो मैंने घटक वाला क्वेश्चन बताया था तो वहां पे मैं ये भी लिख दिया था, क्योंकि आदत है फैक्ट देने का तो देता ही रहूंगा। मुझे याद नहीं रहा कि ये क्वेश्चन मैं अलग से भी लिखा हूं। शुद्ध कंटेंट, प्योर पढ़ाई, नो बकवास, नो लाइक करो शेयर करो, दबा के ठोको लाइक, दबा के करो शेयर। वहां भीड़ में जाओगे ना कहीं खो जाओगे। ठीक है, पढ़ो, जहां अच्छा लगता है पढ़ो, लेकिन यहां अगर आप आए हो तो ये मत समझना कि छोटू सा चैनल है तो छोटू चीज पढ़ाएगा। जी नहीं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो काम की होगी, है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है जी, फुल टाइम तो हूं नहीं, है ना, कि मैं कुछ भी पढ़ाता रहूंगा। तो यहां पे मैंने अभी बताया था ना, है ना, 78 था पहला आपका, 78 इस पेन में कुछ तो हुआ है आज। उसके अलावा 21 था ऑक्सीजन, 0.9 था आर्गन, 0.04 था कार्बन, सॉरी CO2। तो इतने चारों को ध्यान रखना है ना, ये चारों नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के कई सारे यूजेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो यूजेज मैं कह सकूंगा, ये अग्निशामक के रूप में जो काम करता है ना, ये सबसे बड़ा रोल है इसका। इसके अलावा युवा वर्ग के लिए जो ठंडा पेय पदार्थ होता है वहां बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, अग्निशामक में होता है। और पेड़ पौधों जो है फोटोसिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल करता है ना। ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी प्रकृति के गैस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फोक सॉन्ग यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द गिद्धा डांस कॉल्ड, है ना। गिद्धा डांस को करते हुए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया यहाँ पे बोलियां। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गिद्धा कहाँ का जो है आपका फोक डांस है, तो ये आपके पंजाब के हैं। ये महिला करती है कि पुरुष, तो आप कहेंगे ये महिला प्रधान है, इसमें जो है मेल को एंट्री नहीं है। इनके अलावा ये कैसा नृत्य होता है, तो ये चक्राकार चक्र में नृत्य होता है, इसीलिए इसे रिंग नृत्य भी कहा जाता है, रिंग डांस भी कहा जाता है। इसके अलावा
ये जो बोलियां हैं इसके साथ जो गीत गाया जाता है उसे बोलिया कहा जाता है। ये जो पंडवानी है ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। इनके फेमस कलाकार में आएंगे तो तीजन बाई, झारू राम देवांगन का नाम आपने सुना होगा, तीजन बाई का नाम सुना होगा। ये सब पंडवानी की जो है मजे हुए कलाकार रहे हैं, छत्तीसगढ़ के होते हैं पंडवानी। चैता और सोहर ये दोनों कंबाइंड रूप से, वैसे तो बिहार का है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपको सुनने को मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार का लोक गायन है, चैता और सोहर। बिहार में अगर आप आएंगे तो एक और फेमस लोक गायन होता है फगुआ, होली के समय होता है ना, होली है ना, गांव घर में हम लोग होली को फगुआ भी बोल देते हैं। सही बता रहा हूं, हमारे घर में खुद फगुआ बोला जाता है होली को, कि फगुआ कहिया है ना, कब है मतलब। नेक्स्ट हाँ जो चलेंगे, अच्छा ये कि उत्तर प्रदेश में आना भैया, कजरी है ना, कजरी, कजरी होता है आपके उत्तर प्रदेश में लोक गायन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे है ना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है ये है, which of the following components is not included in the WPI basket। WPI के टोकरी में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के टोकरी में इन चारों में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इन चारों में से जो है छोटा चीज को शामिल नहीं करेगा, तो इसमें छोटा चीज है आवास, हाउसिंग है ना। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, पहले जो है ये, अच्छा ये जो हाउसिंग है ये शामिल WPI में नहीं होता है, तो कहां पे होता है, CPI में होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो CPI की टोकरी है वहां पे रूरल हाउसिंग का जो है कोई जिक्र नहीं होता था, रूरल हाउसिंग का, लेकिन वर्तमान में अब रूरल हाउसिंग को भी ऐड कर दिया गया है। पहले ऐसा माना जाता था कि गांव में सबके पास घर होबे करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो नया CPI आया है ना, उसमें रूरल हाउसिंग को भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये CPI में होता है, ये WPI में नहीं होता है। WPI और CPI ये दोनों क्या है बंधु, तो ये मैंने बताया था, ये दो इंडेक्सेस हैं है ना, जो आपके मुद्रास्फीति या महंगाई को ज्ञात करने में इस्तेमाल करा जाता है। WPI जहां पे सिर्फ गुड्स को मेजर करता है, गुड्स को मापता है, और WPI किसके मूल्य में वृद्धि को जो है मापता है या अनुमान लगा मतलब जांच करता है, तो ये थोक मूल्य, थोक व्यापारी का जो है अनुमान लगाता है, और CPI उपभोक्ता पर यानी रिटेलर पर। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देशों में सबसे नवीन सदस्य देश कौन सा है। देखिए ब्रिक्स की फॉर्मेशन वैसे तो 2006 मानी जाती है, लेकिन ब्रिक्स की पहली बैठक हुई 2009, कहां पे हुआ था, रसिया के अंदर हुआ था। इसके अलावा ब्रिक्स में 2010 में आ गया साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। इसके अलावा 2024 में है ना 4 मतलब देश आए, और 2025 में इंडोनेशिया आए। तो ये ब्रिक्स का जर्नी है, तो सबसे लेटेस्ट सदस्य देश जो है ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है, द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है ना, है ना। एक क्वेश्चन SSC आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है ना। तो ये क्या होता है भाई, जब बहुत सारे द्वीप कम टुगेदर आता है तो उसे आर्किपेलिगो बोलते हैं, आर्किपेलिगो है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक इस्लाम आबादी वाला कंट्री है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक इस्लाम आबादी वाला कंट्री जो है इंडोनेशिया ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एहोल अभिलेख में किसके विजय अभियान का वर्णन किया गया है। एहोल अभिलेख में किसके विजय का अभियान का वर्णन किया गया है। देखिए इसका राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे, आप लोगों से सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए एक महान्यवादी का आर्टिकल पूछा हूं और एक आपका पुलकेशिन द्वितीय का वंश पूछा हूं, है ना। जो सीरियस बच्चे हो जवाब जरूर देना, इससे तुम्हें आत्मबल मिलेगी बेटा, ठीक है मेरे भाई, है ना। देखिए यहाँ पे एहोल अभिलेख में किसके विजय अभियान का वर्णन है, आंसर यहाँ पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दियो, है ना। अब यहाँ पे जो हर्षवर्धन है, सबसे पहले एहोल अभिलेख में आते हैं। इसको लिखने का काम किए थे कवि रवि कीर्ति, है ना। कवि रवि कीर्ति जो है
ये लिखने का काम किए थे। एहोल अभिलेख ये किसकी वर्णन यानी गुणगान करता है? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे। चलिए मैं ही बता दिया। यह हर्षवर्धन जो है इन्होंने भी काफी सारे बुक वगैरह लिखे। नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब लिखने का काम कौन किए? हर्षवर्धन किए। हर्षवर्धन के काल में ही कौन आया रहेगा? ह्वेनसांग इंडिया आया रहा और नालंदा विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। बाद में इन्होंने दक्षिण भारत का भी भ्रमण किया और इन्होंने एक लेख लिखा जिनका नाम है सी यू की, है ना, क्या हो गया, लेख लिखा जिनका नाम है सी यू की। इस प्रकार से, है ना, इन्हें भी ध्यान रखना है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने धनानंद को हराया था, है ना, धनानंद को हराकर कौटिल्य के सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करा, है ना, मौर्य वंश की स्थापना करा। मौर्य वंश शुरुआत में 4 प्रांतों में बटे हुआ करता था। बाद में जब कलिंग युद्ध होता है और उसमें अशोक की विजय होता है तो मौर्य प्रांत तोसली भी ऐड हो जाते हैं, इसीलिए 5 भागों में अशोक के समय से। ठीक है भाई, ये सब क्लियर करते हुए चलना है। ये है समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट थे ना फ्रांस के ओरिजिनल वाले, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और हरिसेन जो है लेख लिखा प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी माने जाते हैं गुप्त काल में। क्यों? क्योंकि ये बीना बजाते हुए दर्शाया गया है उनके सिक्कों पे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलना चाहूंगा गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिमालय के किस भाग को सहिमाद्री भी कहा जाता है? हिमालय के किस भाग को हिमाद्री भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ट्रांस हिमालय नहीं होगा, इसे परा हिमालय कहा जाता है। बृहत हिमालय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुरुजी, है ना। बृहत हिमालय को जो है, थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेता हूं। ये जो है आपके बृहत हिमालय, इसे हम हिमाद्री भी कहेंगे। कल हमने हिमालय की बंटवारा नॉर्थ से साउथ बताया था, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? ट्रांस हिमालय आता है, जिसे परा हिमालय या आउटर हिमालय भी, बाहरी हिमालय नहीं, बाहरी हिमालय से नहीं कहीं, गलत हो जाएगा। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहते हैं। 2 नंबर पे आपका फिर ये आ जाएगा बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर लास्ट में आएगा शिवालिक। शिवालिक को नवीन हिमालय भी कहते हैं, है ना, बाहरी हिमालय भी कहते हैं, दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी शिवालिक को कहेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये सबसे दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय को नदियों के आधार पे बांटे थे। कुमायूं हिमालय था। दूसरा क्या था भाई? सबसे पहले पंजाब हिमालय था, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय था। तो ये हिमालय को नदियों के आधार पे वेस्ट टू ईस्ट और वैसे नॉर्थ से साउथ, है ना। तो ये हिमालय के बारे में विशेष बात वहां कर लिए थे। इंडियन यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है। टेथी सागर हुआ करता था वहां पे। ये बलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है ना। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय का पार्ट है, जो नेपाल में स्थित है ना। इनके अलावा नेक्स्ट है हमारा, When did Jyotiba Phule and his wife Savitribai Phule established the first school for girls in Pune, महाराष्ट्र? पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने बालिकाओं के लिए पहला जो विद्यालय एस्टेब्लिश किए थे, वो कब किए थे? तो इसका राइट आंसर है 1848, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहां पर किए थे? पुणे में किए थे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है। इसके अलावा इसका नाम क्या था? जो ये स्कूल खोले थे उनका नाम था फूले शिक्षण संस्थान, है ना, फूले शिक्षण संस्थान। इसे ध्यान रखेंगे। ये जो 1916 देख रहे हैं, यहाँ पे आप BHU का स्थापना भी दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। 1916 में BHU का स्थापना भी हुआ था, सही है जी। इसके अलावा 1916
1916 में आपका ये भी हुआ था, क्या बोलते हैं इनको, जो डीके कर्वे साहब महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोली थे ना, तो ये भी आपके 1916 में ही हुआ था, है ना, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1946 में कुछ हुआ था क्या, 1946 साइमन कमीशन इंडिया आया था, सॉरी वो तो 28 में आया था, है ना। तो क्या है भैया, ये कैबिनेट मिशन 1946 लिख सकते हैं आप, है ना। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, है ना, और ये 1946 में बना था। तो ये कुछ ईस्वी से रिलेट किया है मैंने, ध्यान रखिए। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एक्टिव वोल्केनो है, ये है ओजस डेल सैलाडो, और ये है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, है ना। चीन नहीं है, चिली है। अर्जेंटीना और जो है चिली, उनके बॉर्डर पे है आपका ओजस डेल सलाडो। ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है एक्टिव वोल्केनो है ना। वोल्केनो में जिस पाइपा नुमा रास्ता से राख, धूल, लावा वगैरह निकलता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। हजारों बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ज्वालामुखी सबसे बड़ा पूछा गया है, एक्टिव सबसे ऊंचा। अगर आपको सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है तो एंडीज आंसर करना है, और अगर आपसे सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है तो आपको एंजील वेनेजुएला अर्थ करना है। इसके अलावा इंडिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, पहले जोग या गरसप्पा हुआ करता था। पहले कौन सा हुआ करता था, जोग या गोरसप्पा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है, और इंडिया के सबसे ऊंचा क्या हुआ, 8-10 मिनट और इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये है कूचिकल, है ना। कूचिकल जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र स्थित अजंता कुल कितनी गुफाओं की समूह है। महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफा है उसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता और एलोरा, है ना। तो अजंता में है 29, और ये 29 के 29 जो है रिलेट है बौद्ध धर्म से, है ना। और ये किस काल का है, तो ये गुप्त काल का है ना, गुप्त काल का स्ट्रक्चर है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। महाराष्ट्र में ही यहां पर एक एलोरा का गुफा है, एलोरा का गुफा है। यहां पे कितनी गुफाएं हैं, तो यहां पे हैं भैया 34 में 17, 12 और 5 के रेशियो में, 17, 17, 34, ठीक है। 17, 12 और 5 के रेशियो में विभाजित है। ये जो 17 गुफा है ये है आपके हिंदू धर्म से रिलेटेड, ये जो 12 गुफा है ये आपको बौद्ध कम्युनिटी को रिलेट करता है, और ये 5 जो है ये जैन समुदाय से संबंधित है। वैसे बौद्ध, जैन, हिंदू सब एक ही है, लेकिन अगर और अपर सुलझा के समझे तो इस प्रकार से समझना है कि 12 है हिंदू के लिए या ब्राह्मण कह सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा 17 है हिंदू या ब्राह्मण के लिए, 12 है बौद्ध के लिए, और 5 है जैन धर्म के लिए। ये दोनों के दोनों गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, राइट। इसके अलावा एक गुफा का नाम बहुत ज्यादा चलता है, बोरा का गुफा, है ना, बोरा का गुफा। ये बोरा का गुफा जो है ना ये आंध्र प्रदेश में है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा बराबर का गुफा भी पूछा जाता है, बराबर का गुफा ये है आपके BR 32 बिहार में है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान कांचीपुरम की यात्रा किए थे। अभी बताया था ना, नहीं, किसके शासन काल में किए थे ये नहीं बताया, कांचीपुरम गया था ये बताया। तो देखिए कांचीपुरम जो गए थे ह्वेनसांग, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में गए थे। किसके काल में गए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में गए थे, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, है ना। ह्वेनसांग किसके काल में आए थे, तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात करा दिया था। महेंद्र वर्मन, है ना, ये भी जो है आपके पल्लव शासक ही हुए, है ना। तो महेंद्र वर्मन जो है एक किताब लिखे, मत विलास
प्रहसन काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय भी सेम वंश के हैं, है ना। और सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। इसीलिए तो गए थे जो है ह्वेनसांग देखने को राजधानी में, ठीक है। कोई भी बड़े नेतागण आते हैं कहाँ जाते हैं? राजधानी में ठहरते हैं। वैसे ही ह्वेनसांग जो है उस समय पल्लवों की राजधानी में गए थे। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन याद रखना, रथ मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। रथ मंदिर, ये मौ समझिए थोड़ा सा, है ना। रथ मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था, पल्लवों ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? देखिए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में सबसे पहले जब मेंडेलीव जी की आवर्त सारणी रिलीज हुआ 1869 में, हाल में ही क्वेश्चन डिटेक्ट हुआ कि हाल में ही मेंडेलीव के आवर्त सारणी ने कौन 100वां वर्षगांठ मनाया? तो 150वां जयंती मनाया था हाल फिलहाल में, जो लीजिएगा, ठीक है। तो 1869 में रिलीज हुआ, तो उस समय मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो है ना, 8 ही समूह माना जाता है और 8 ही था। बाद में जो अक्रिय गैस तबके की जो भी चीज बाद में खोजा गया या मिला, तो उसको ने उन्होंने एक 0 ग्रुप नाम डाल दिए, है ना, और वहां पे रखने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है ऐसा कुछ भी जो भी खोजा गया होगा उस समय, अक्रिय गैस, हीलियम वगैरह, चाहे जो भी, तो इसको ना 0 वाले समूह में रखने का काम किए मेंडेलीव साहब। यानी जब मेंडेलीव की आवर्त सारणी रिलीज हुई उस समय अक्रिय गैस का खोज हुआ ही नहीं था, ठीक है। अक्रिय गैस का खोज हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करेंगे तो ये ग्रुप 18 में है, लास्ट में है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त है। ग्रुप ऐसा जो खड़ा हुआ लाइन रहता है ना उसे कहते हैं, और आवर्त जो ऐसे लेटा हुआ लाइन रहता है उसे कहते हैं, है ना। कंफ्यूजन नहीं मांगता रे बाबा, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? मोसले साहब ने किया है। मोसले साहब का जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। और जो मेंडेलीव साहब का आवर्त सारणी था ये परमाणु द्रव्यमान अर्थात भार पे काम करता था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? खाली प्रोटॉन की संख्या, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ आवर्त सारणी से जो है क्वेश्चन है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां किया गया? देखिए 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में, ये आपके हैं क्रमांक में आएंगे तो 18वें क्रमांक के हैं, ठीक है। तो 17वां आपका हुआ रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट साल जो है, चूंकि ये नाम के हिसाब से क्रम में चलता है तो चीन में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट साल जो है देखिए ब्राजील, BRICS, ठीक है। तो ब्राजील, रसिया को यहाँ पे स्किप करके इंडिया में है ना, विशेष रूप से है। इसके अलावा यहाँ पे सी पे होना चाहिए, तो चाइना पे होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया है? अच्छे से समझा दिया था, चाहे तो जल राशि की बात हो, एरिया की बात हो, मिट्टी की उपलब्धता की बात हो, या फिर भौगोलिक स्ट्रक्चर, जो भी आपके लैंड फॉर्म है, पठार, पहाड़, जंगल झाड़ी, सब बता दिया, मैदान उदान सब, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आंसर को सीधे टिक करते हुए। देखिए ये एक अलग तरीके का ऑप्शन है, ऐसा भी ऑप्शन एग्जाम में हो सकता है। 3% से कम ये सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, एग्जैक्ट नहीं है तो 2.4%। 2 से कम कहेगा तो ये तो नहीं बैठ रहा है। 1% से कम बिल्कुल नहीं, और 5% से कम है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं होता, सॉरी ये वाला ऑप्शन में नहीं होता, तब ये आंसर होता 5% से कम। वैसे लेस देन 3% सबसे सुटेबल आंसर है। तो कभी कभी सुटेबल मतलब एग्जैक्ट आंसर न देके लगभग वाला आंसर रहता है। मानवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से किस भाग में सिर्फ हवा होती है? कल मैंने बताया था, ये तो शुरुआती है, जब आप नाक से हवा लेते हैं तो वहां का पोर्शन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भोजन की बात हो ही नहीं रही है ना। किस दौरान, किस भाग में सिर्फ हवा होती है? तो यहां भी हो सकता है भाई, है ना।
इसको ऑप्शन में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस भाग की बात करें जब मुंह गला वाला पार्ट को हमें लिखना चाहिए, इसको भूल जाइए। मान लीजिए 3 ही ऑप्शन है ना, 3 ही ऑप्शन है मान लीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर में जो हो जाएगा, सिर्फ हवा होती है ट्रैकिया के अंदर, है ना, ट्रैकिया के अंदर सिर्फ हवा होती है, सिर्फ हवा होती है। इसका आंसर गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बता रहा है सिस्टम एनिमेशन के द्वारा, ये आपका गलत है। इसमें आपका फूड भी होता है ना, इसमें फूड प्लस एयर दोनों होता है। कल मैंने बताया था कि भाई ये जो है ना 3 लेयर में, ऐसा मान लीजिए क्या हो गया, ऐसा मान लीजिए एक पाइप है, तो ये इसमें फूड और हवा दोनों रहता है, जो अभी मैंने जिस पे टिक हो गया है ना, और खाली हवा इस बीच में एक ज्वाइंट रहता है ना, और इसके नीचे जो फेफड़ा तक जाने वाला पाइप रहता है, जो नीला कलर से कल दिखाया गया था, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। तो ये जो है इसमें खाली हवा रहता है, और यहाँ तक हवा और फूड दोनों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है इसमें हवा और फूड दोनों रहेगा, गलत टिक हो गया है। तो आंसर आप यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, इसको भूल जाइए, ठीक है। और अलवेली क्या है, वायु कोष्टक। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। जब आप सांस लेंगे तो ऑक्सीजन रिसीव करेगा, और ये ऑक्सीजन ब्लड वहां पे पहले से मौजूद रहता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। ये हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न पार्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का सप्लाई कर देंगे, और जो वहां से CO2 रिलीज होगा ये फिर कैरी करके ढो के लाता है, फिर इसको दे देता है अल्वेलियस के, है ना। तो ये पॉइंट पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला पुर्तगाली शासक कौन थे भाई? तो ये है फ्रांसिस द अल्मेरा। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के रूप में आए। इसे यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय दिया जाता है। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आए। वास्को डी गामा वैसे कई बार आए, और इंडिया में ही जो है इनकी मृत्यु हुआ था वास्को डी गामा का, ठीक है। इसके अलावा इस राइट आंसर हो गया आपका फ्रांसिस द अल्मेरा। ये पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था ना, ये प्रथम पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था आपका फ्रांसिस द अल्मेरा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। अल्फांसो द वलबुर्ग, इन्होंने गोवा को 1510 में आदिल शाह से जीता था, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे जो है ध्यान रखेंगे 1510 में। इनके अलावा रॉबर्ट क्लाइव, इसका कोई बहस नहीं यहाँ पे, इसका बहस है पलासी के युद्ध से, है ना। ये अंग्रेज गवर्नर रहे थे। ये पलासी के युद्ध 1757 जो हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव का रोल है। अंग्रेज के तरफ से इन्होंने ही लड़ा था। और एक लड़ाई 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वहां पे अंग्रेज हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। ये भी दोनों एग्जाम में आपके आते रहते हैं, इसीलिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, Who is the winner of the women's category in the 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026? कल बताया था, तो इसका राइट आंसर केरला हो जाएगा। केरला ने भारतीय रेलवे को हरा के वॉलीबॉल सीनियर प्रतियोगिता 2026 जीता है। और अगर ये पुरुष वाला पूछ लिया जाए ना, ये तो महिला वाला है, पुरुष वाला पूछ लिया जाए तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, है ना। जिसके पास एरो का निशान है वो रनर अप है, तो पुरुष वाले में केरल रनर अप हो जाएगा और इंडियन रेलवे विनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मेल वाला, यही सेम प्रतियोगिता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओडस डेल सलाजो, है ना। इसके साथ कई सारी चीज बताया था, तो और बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पांड्य वंश की राजकीय चिन्ह क्या हुआ करता था? देखिए, संगम काल में वैसे तो और भी हुए होंगे, लेकिन 3 वंश का जो है अच्छे से हमें पढ़ना होता है, कंपटीशन का एग्जाम देना है तो, ठीक है। तो ये संगम काल में जो 3 विस्तृत वंश है, ये है आपके, है ना, चोल, पांड्य और आपका चोल पांड्य, और एक है आपका चोल पांड्य, है ना। चोल हो गया, पांड हो गया, देखिए याद ही नहीं आ रहा है मुझे तो, चोल, पांड और चेर, है ना, चेर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे किसका पूछा है? पांड्य वंश का। तो पांड्य वंश का यहाँ पे मछली हो जाएगा, राइट आंसर मछली हो जाएगा। चोल वंश का यहाँ पे बाघ हो जाएगा,
और एक बच गया चेर वंश। चेर वंश का आपका धनुष और बाण हो जाएगा, बो एंड एरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है, ये तीनों राजकीय चिन्ह, शाही चिन्ह इनका, है ना। इतिहास में कितने संगम का जिक्र मिलता है, तो आप कहेंगे 3 संगम का जिक्र मिलता है। संगम मतलब क्या होता है भाई? संगम मतलब मिलन, जमावड़ा, गैदरिंग, सभा, है ना। ये जलसा, जलसा नहीं, सभा सही है ना। संगम 3 संगम हुआ है इतिहास में, इसे भी ध्यान रखें। जैसे 4 बौद्ध संगति का वर्णन मिलता है, 2 जैन संगति का मिलता है। इसी प्रकार से 3 संगम का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो उनके अध्यक्ष और मेंबर होते हैं, उनके कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगर आप पूरा कर लेंगे पहले, तो 3 साल से पहले भी रिटायर हो सकते हैं, या मैक्सिमम 3 साल आप रह सकते हैं। लेकिन ये, है ना, दोबारा चुने जाने योग्य पोस्ट होते हैं। और यहां से मैंने एक बताया था कि अगर आप एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष रह लिए या फिर सदस्य रह लिए, तो इंडिया के कोई भी सरकारी पद पे आप दोबारा तैनात नहीं हो सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये है आर बैरामुथु, है ना। इनका राइट आंसर आर बैरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले 1965 में जे शंकर कुरूप को दिया गया था, और प्रथम महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करी थी आशा पूर्णा देवी, प्रथम श्रुति पत्र के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण 1974, है ना। 1974 में जो पहली परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो भाई उस समय भारत के प्रेसिडेंट बीवी गिरी साहब थे। यहां पे राइट आंसर बीवी गिरी साहब हो जाएगा। ठीक है ना। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? पहले वाले का स्माइलिंग बुद्धा, है ना, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। फिर दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण होता है, सेकेंड टाइम, और ये भी कहां पे होता है? पोखरण, राजस्थान के अंदर ही होता है। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, है ना, और राष्ट्रपति रहे होंगे नारायणन साहब, है ना, राष्ट्रपति रहे होंगे नारायणन साहब। ठीक है, तो ये दोनों को भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे स्टाइल में भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि अमुक घटना के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। योजना आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रधानमंत्री ही हुआ, उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुछ सालों में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, होमुर्ज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन 2 जलाशयों को जोड़ता है? तो होमुर्ज जल डमरू मध्य जो जोड़ता है, ये आपके पार्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इनको जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे आप एक साइड में अरब सागर को भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज कैनाल जोड़ता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, नहीं तो वहां पे लिखता डायरेक्ट, है ना। इसके अलावा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर एंड अटलांटिक ओशियन, भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को जो जोड़ने का काम करता है, ये जिब्राल्टर होता है ना, जिब्राल्टर डमरू मध्य, है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नहीं, ये अंतिम क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे क्लास नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप व्हाट्सएप पे जाएं और एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट बाय करें, पढ़ें और जर्नी को अंजाम तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।